वेलकम टू लर्न विद एके। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी। इसमें हम जो बुक कहती है उसके वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे कि बुक कैसे बात करती है एनसीईआरटी आपसे। बुक बहुत अच्छी होती है, उससे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से वो समझाती है, तो हम उसी को इस्तेमाल करते हुए ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी की पढ़ेंगे। नोटबुक आप अपने पास रख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए, और कभी भी आप कुछ भी पढ़ें ऐसा आपको करना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो कि बुक में दिए गए हैं, और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स योर मैथ्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या आपने ऑलरेडी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, और इन पार्टिकुलर राइट ट्रायंगल्स के बारे में आप ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स अपने ख़त्म कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री राइट ट्रायंगल्स के ऊपर ही मोस्टली बेस्ड है आपकी इस क्लास में 10th में, और हम मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही बेस्ड करेंगे। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे एग्जांपल्स हम रियल लाइफ में ढूंढते हैं जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं। ठीक है। कह रहा है कुतुब मीनार, कह रहा आप यहाँ खड़े थे, ये आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। कह रहा आपने नीचे से कुतुब मीनार का ऊपर का हिस्सा देखा, और यहीं से खड़े होकर आपने इसका बॉटम भी देखा। ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस हो गई। कह रहा है अब कुतुब मीनार की हाइट तो भैया परपेंडिकुलर सीधी ऊपर से नीचे होगी। तो कह रहा है ये जो ट्रायंगल बना ये आपका बना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। इस तरीके से आपके पैर से लेके भी इसने डिस्टेंस दिए जो कि ये दोनों सेम होंगी। कह रहा है अब दूसरी जगह पे आप ऊपर खड़े थे, आपने ऊपर से नीचे देखा, ये गमला था रखा नीचे, इस गमले की ओर देखा, तो ये एक आपका वे बना। और जहाँ आप खड़े थे वो ज़मीन से ठीक नीचे कराया होगा, बीच में एक रिवर है, और इस गमले की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये सम पार्टिकुलर डिस्टेंस। तो एक केस ये हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप नीचे से ऊपर देख रहे थे, यहाँ ऊपर खड़े होकर आप नीचे देख रहे हैं। एक और केस हुआ, आप खड़े थे यहाँ पे, आपने एक बैलून देखा, आपने कहा चलो मम्मी को बताता हूँ। आप इतनी देर में अंदर गए, घर के अंदर आपने बुलाया मम्मी को, लेकिन गुब्बारा तो उड़ रहा था, गुब्बारा यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पे आ गया। अब आपकी मम्मा भी आ गई। अब आप दोनों ने मिलकर देखा कि भैया ये तो यहाँ पर है, लेकिन आप इसे छोड़ के तो यहाँ पर गए थे। तो ऐसे ही हर गुब्बारे की जो पहले आप डिस्टेंस थी, पहले यहाँ तक थी, अब जब आप दोनों एक साथ देख रहे हो तो डिस्टेंस ये हो गई है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम रही, क्योंकि इसकी हाइट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखाया गया। तो ये सारे एग्जांपल्स ये दिखाते हैं कि आपकी रियल लाइफ में भी ट्रिगोनोमेट्री काम करती है। इन सारे सिचुएशंस में आप डिस्टेंस या कोई भी हाइट ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है जो वो बता रहा है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है 3 साइड्स मेजर। ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड। जैसे पेंटागॉन आपने सुना होगा, हेक्सागॉन, गॉन मतलब साइड्स, यानी हेक्सा मतलब 6 साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर्स। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम 3 साइड्स के मेजर्स के रिलेशनशिप जो कि उनकी साइड और एंगल के बीच में बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो साइड्स आपने देखी, ये साइड्स हैं, ये आपका साइड्स हैं, और इनके एंगल हैं, ये 3 एंगल हो गए, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया, और ये कोई 2 एंगल होंगे। इनके बीच में हम रिलेशनशिप पूरी की पूरी आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब ऑल ओवर ये पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। कह रहा है हम पढ़ेंगे कुछ रेशोज़ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उनके एक्यूट एंगल्स के बीच में बनेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बस एक्यूट एंगल्स ही पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल्स जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। और जो ये रेशोज़ होंगे इनको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ द एंगल, जिस भी एंगल का हम निकालेंगे। कह रहा है कि ये जो रेशोज़ हैं ये और दूसरे एंगल्स पे भी काम करेंगे, और हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ फॉर मेजर 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करेंगे। और हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ स्पेसिफिक एंगल्स के भी निकालेंगे, और उनका यूज़ करते हुए कुछ आइडेंटिटीज़ हम एस्टेब्लिश करेंगे जिनमें वो रेशोज़ इंक्लूड होंगे, और उन आइडेंटिटीज़ को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है आपका। ये कह रहा है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ कैसे निकालते हैं। कह रहा भाई आपने ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल के जो एग्जांपल्स थे वो देखे, 2-3 हमने डिस्कस करे। कह रहा चलो ये ट्रायंगल लेते हैं A, B और C, जैसा कि दिखाया गया। कह रहा है जो CAB है आपका, यानी कि CAB यानी कि दिस एंगल, कह रहा है इसको आप सिर्फ एंगल ए के नाम से भी बोल सकते हैं। आपको कोई एंगल CAB बार बार ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसी को हम
एंगल ए के नाम से लेके बात कर सकते हैं। और ये एक एक्यूट एंगल है, देखो साफ दिख रहा है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब कह रहे हैं आप पोजीशंस जो है नोट करिए बी सी की। देखिए बी सी कहाँ है, साइड अपोजिट टू एंगल है, ये एंगल ये है, इसके ठीक सामने है ये, और ये वाली जो साइड है ए बी, ये ठीक इसके बगल में बैठी है, ये वाली साइड, ये साइड इसके बगल में बैठी है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इसने हमें क्लियर कर दी। अब आगे चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आप इसी तरीके से अगर हम एंगल बदल दें ए की बजाय सी, तो देखिए आप ए साइड्स की बातें हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब सी के अपोजिट हो गई ये वाली साइड और सी के एडजेसेंट हो गई ये वाली साइड, ठीक है। कह रहे हैं अब हम कुछ रेशोस जिनमें ये साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, उनको डिफाइन करेंगे और उन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ बोलेंगे। देखिए कैसे डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, पूरे ट्रिगोनोमेट्री का बेस इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए होता है आपका साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि ये बोल रहा है। इस फिगर को मैं नीचे कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि बी सी बाय ए सी, तो आप नोटिस कर रहे हो इसने बी सी साइड ले ली और इसने आपका हाइपोटेन्यूज ले लिया, तो इसने साइन डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसने आपका कोसाइन कैसे डिफाइन करा है, इसने आपके कोसाइन को डिफाइन करने के लिए क्या है, साइड एडजेसेंट टू ए। देखो अभी एंगल ए वाले की बात कर रहे हैं, देखो बेशक यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, लेकिन हम इस फिगर को सी के अकॉर्डिंग नहीं लेते, हम इसको एंगल ए के हिसाब से लेके चल रहे हैं। कह रहे साइड एडजेसेंट टू ए कौन सी है भाई, ये वाली साइड है, कह रहा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये, यानी कि इस साइड से अगर आप इस साइड को डिवाइड कराते हो तो आपका निकल के आता है कॉस, ठीक है। अब इसे ज़रा दोबारा समझते हैं, ठीक है। इस एंगल सी को नहीं मानिएगा। देखो जब उसने साइन बोला तो उसने बोला साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाली कहलाई, ठीक है। तो ये जो साइड कहलाई आपकी, ये साइन वाला केस हम कर रहे हैं, ये हो गई अपोजिट, ठीक है। और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज जो कि दे रखा है। तो उसने क्या करा, इस साइड से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा दिया, तो आपका क्या निकाल दिया उसने, साइन। ध्यान दे रहे हो ना आप, इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा कोई फॉर्मूले वॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड केस देखो इसी में, इसको मैं हटाता हूँ। अब वो कह रहा है कोसाइन ऑफ एंगल ए निकालना है, कह रहे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, देखो ये एंगल ए ये है, इसके एडजेसेंट साइड ये है, वो कह रहा है, और हाइपोटेन्यूज देखो अगेन वही है। कह रहा है जब एडजेसेंट साइड को आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कराओगे तो आपका निकल के आएगा कॉस। डायरेक्शन देखो, पहले आपने डायरेक्शन देखा और अब डायरेक्शन देखा, दोनों में कितना फ़र्क है। जब आप अपोजिट वाली साइड को इससे डिवाइड करा रहे थे तो निकल के आ रहा था साइन। अब मैं इसे आपके लिए थोड़ा नीचे साइड में आराम से लिखता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। देखो लेट सपोज कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये ए हो गया, अब उसने बी साइड में लिया था तो ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब अगर हम एंगल ए की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो क्या कह रहा है कि मतलब देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है, तो लिखने में आसानी होगी। अब वो कह रहा है कि आपने अगर y को z से डिवाइड कराया तो आपका आएगा साइन, ठीक है, यानी कि साइन बराबर हो गया आपका y अपॉन z, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कोसाइन ऑफ एंगल ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ए बी, यानी कि दिस लाइन ये वाली जा रही है, इसको डिवाइड आपको कराना है फिर से हाइपोटेन्यूज के साथ। तो जैसे ही आप इसे कराओगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, x बाय z आएगी। अब टेंजेंट आपको निकालना है। टेंजेंट देखो वो कह रहा है साइड अपोजिट टू एंगल है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल क्या है, y, ठीक है। और वो कह रहा है साइड एडजेसेंट टू एंगल है, एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, ए बी, ये हो गया x। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो अगर आप साइन और कॉस की वैल्यू को आपस में डिवाइड करा देते तो भी आपके टेन की वैल्यू निकल जाती है, यानी कि साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है, 10। देखो यहाँ मैंने थीटा या ए या कुछ नहीं लिखा है जान के, ताकि ईजिली आराम से सिंपली हम इसे लिख सके और समझ सके बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अभी ऐसे कैसे हुआ, देखो भाई साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, y अपॉन z, इसे डिवाइड कराना है कॉस की वैल्यू से जो कि दे रखी है x बाई z, और आपको बेसिक अलजेब्रा आता है, ये हो जाएगा z अपॉन x, z से z कट गया और ये आ गया आपका y अपॉन x। अगर आप नोटिस करोगे तो y अपॉन x ये आपका 10 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये जब हम सामने अगर एंगल नीचे की ओर ऐसे बेस पे आपके पास है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे टुवर्ड्स, तो आपका साइन कैलकुलेट होगा
और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपका कॉस होगा। अब अगर आप ध्यान दोगे टेंजेंट अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो टेंजेंट है y टू x। अब आप देखो y से अगर x की तरफ जाना है तो हमें ऐसे जाना है, तो ये हमारा tan कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो आपको साइन कॉस और tan की डायरेक्शंस पता चल गई। अब आपको वो जो फॉर्मूलाज बताते हैं ना, वो कि लाल बटा कक्का हिंदी मीडियम के लिए होता है ना, और इंग्लिश के लिए होता है ये PPB, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद पता नहीं हर हर बोले, ये सब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको देख के ही क्लियर हो रहा है कि जब आप इधर से इधर, जब आप y से z की तरफ चलोगे तो साइन कैलकुलेट होगा, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे हाइपोटेन्यूज की तरफ तो आपका कॉस कैलकुलेट होगा, और जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आपका tan कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बड़ी आसानी, इसको बहुत धीरे हम समझ रहे हैं। इतना धीरे इसलिए समझ रहे हैं कि अगर ये एक बार समझ में आ गया तो हमें बार बार मत्थापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो कह रहा है कोसेकेंड, जिसे हम बोलते हैं कॉसेक। ये नीचे आपको इनके नाम के देखो छोटे छोटे जो हैं, ये देखो इनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें छोटे में कैसे लिखते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट लिखते हैं, ना कि ये कोट टेंजेंट पूरा का, ना कि सेकेंड। सिर्फ आप इसका क्या स्टार्ट करोगे, कॉट, इसका सिर्फ स्टार्टिंग के 3, ये सेक, इसके कोसेक, इसका टैन, इसका कॉस और इसका SIN ओनली। ठीक है, तो ये वैल्यू सुनो। अब वो कह रहा है कोसेकेंड निकालो। अब आप नोटिस करो कोसेकेंड ऑफ A 1/sin A है, यानी कि जो भी आपने ऊपर साइन की वैल्यू निकाली थी उन्हें कर दो फ्लिप बोले तो उन्हें कर दो उल्टा। तो जैसे ही आप उल्टा करोगे तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू निकाली थी y/z, तो ये हो जाएगी z/y। नोटिस कर रहे हो AC/BC। ठीक है, ऐसे ही सेकंड निकालने के लिए तो उन्होंने बोला है कि 1/cos, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी z/x। देखो कोसाइन का उल्टा हो गया। अब ऐसी कोटेजेंट के लिए जो भी tan की वैल्यू निकाली थी वो हो जाएगी आपकी x/y। सो सिंपली ऐसे निकाल दिया। ये फॉर्मूला है एक तरीके से, यहाँ पे जो गिवन है ना, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। ये वाला फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, ये बस ये कह रहा है कि भैया हमने लिखा है कॉस इक्वल होता है 1/sin, वो कह रहा है सेक इक्वल होता है सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉसेक और ये आ गया आपका कॉस। ये कह रहा है कॉट इक्वल होता है आपका 1/10। और भैया इनके उल्टे भी ऐसे लिखे जाएंगे कि साइन बराबर होता है कॉस। चलो मैं लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये तो ऑलरेडी उसने लिख के दिया है किताब में। अपन इसको ऐसे याद करने के लिए लिखते हैं कि साइन बराबर हो गया 1/cosec और कॉस बराबर हो गया आपका 1/sec और tan बराबर हो गया आपका 1/cot। ये सारी की सारी जानकारी यहीं इसी पन्ने पे ही अवेलेबल है, जिसे खोल के अलग अलग तरीके से समझाया और पढ़ाया जाता है। अब अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो अभी जो हमने साइन कॉस और tan के फिगर बनाया ये डायरेक्शन बेस्ड, तो क्या हम ये फिगर कॉसेक सेक और कॉट के लिए या tan के लिए, मतलब ये साइन कॉस tan तो हमने कर लिया, तो कॉसेक सेन कॉट के लिए जो कि 1 में या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई देखो जब साइन जाने के लिए आपने इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो अगर आप मान लो अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो साइन के एवज में क्या आ रहा है, आपका आ रहा है कॉसेक। तो जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन करोगे तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा कॉसेक। ऐसे ही आप ऊपर से नीचे जैसे ही जाओगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो जैसे ही आप z/x करोगे तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी सेक की। अब जैसे tan में हम ऊपर से नीचे आए थे, मतलब y/x लिख रहे थे, तो हमारा कैलकुलेट हो रहा है tan। अगर हम इसकी बजाय नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस अगर आप थोड़े से ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं आई है तो आप थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा आराम से बैठें। मैथ ज़बरदस्ती का सब्जेक्ट नहीं है, याद नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। और ये इतना कोई भी चीज़ अगर आप मैथ में पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक अगर बहुत अच्छा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक यहीं बनता है 10th क्लास में। आपके पास कोई भी चीज़ आगे आप पढ़ने जा रहे हो आपका बेसिक्स यहीं क्लियर होता है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा मंथन कर लें, आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट्स पढ़ते हो और फिर 5 मिनट का आप रेस्ट लेते हो। 5 मिनट में आप कुछ भी करोगे, लेकिन फिर 5 मिनट बाद आप वापस आ जाओगे। लेकिन मेरा एक और तरीका है कि मुझे 25 मिनट्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मान लीजिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं एक बड़ा गैप लेता हूँ। मैं 45 मिनट तक पढ़ता हूँ, देन मैं 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का गैप लेता हूँ।
तो आपका उससे कंसंट्रेशन बना रहता है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए। ये सारा का सारा मंथन आप एक पेज पे निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो हमने रेशोज़ ऊपर डिफाइन करी है, एब्रीविएट इन्हें कैसे करते हैं, मतलब इनको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये किताब भी बता रही है, मैंने क्या बता दिया, tan कोसेक सेक, ठीक है, इन सब के नाम ये हो गए। कह रहा है ध्यान दीजिए कि कोसेक सेक और कॉट के जो रेशोज़ हैं वो सारे के सारे साइन कॉस और tan के रेशोज़ के रेसिप्रोकल हैं। इस ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, जिसे मैंने अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला था, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप इसे रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। जब भी कोई वैल्यू a है और उसको 1 अपॉन कोई उसकी अनदर वैल्यू 1/b आ रहा है तो वो कहेंगे कि ये रेसिप्रोकल है a का 1/b। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप ऑब्जर्व करोगे कि tan a जो है वो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस है, ये आपकी अनदर आइडेंटिटी है, ये आपने याद लिख लेनी है, नोट कर लेनी है बड़े अच्छे से कि tan a बराबर होता है साइन ए। अब देखो कॉट इसका फ्लिप कर दिया तो उल्टा हो गया, मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये आपको अपने नोट में आपकी अलग, ये एक तरीके से आप आइडेंटिटी मान सकते हो, ये लिख लिया। कह रहा है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है एक्यूट एंगल्स की, देखो हमने एक्यूट एंगल्स ही यूज़ करने हैं राइट ट्रायंगल्स के, ये क्या एक्सप्रेस करती हैं, मतलब अब बोलेगी भाई ये जो आपने लिखा है tan a = BC/AB, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिलेशनशिप बता रहा है एंगल और जो उस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है उसमें। देखो ये आपका एंगल हो गया a और ये हो गई साइड्स, इन दोनों के बीच में रिलेशंस जनरेट हो रहा है। ये साइड्स किस रेशो में लिखी गई हैं इस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे tan आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा कि थीटा आएगा, यही तो इसका मीनिंग है। मान लो अगर tan नहीं लिखते तो a और BC में तो रिलेशन आ रहा है, ये tan ये जो यहाँ पे हमने लिखा है या ये कॉट जो हमने यहाँ पे लिखा है यही डिसाइड कर रहा है कि जो रेशोज़ हैं हमारे ये किस तरीके से कैलकुलेट होके आएंगे, ठीक है। कह रहे कि आप क्यों नहीं ट्राई करते कि अगर आप एंगल C मान ले राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसने ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, इसके कैलकुलेट करने के लिए भाई बिल्कुल करे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी जितना भी हमने यहाँ पे A करा था, यहाँ पे आपने A माना था, अब इसे C मान लो, ठीक है। जैसे ही आप C मानोगे तो ये जो भी डायरेक्शन से हैं सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, मतलब अगर मान लो अगर इस ट्रायंगल को मैं फ्लिप कर दूँ तो ये इस तरीके से फ्लिप होकर ये C आ जाएगा हमारा नीचे, तो C के जो बगल में साइड है वो हो जाएगी हमारी y, जैसा आप देख रहे हो। या अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो देखो C के साथ C ये वाला एंगल हो गया, इसके अगर आप अपोजिट जाओगे, ठीक है, तो आपके निकलेंगे सेक, कॉट, कोसेक। लेकिन अगर आप मतलब इस फिगर को आप घुमा भी सकते हो तो, और अगर आप इन डायरेक्शन से, जैसे मान लीजिए अगर एंगल C होता तो आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप क्या कैलकुलेट कर पाते, जब एंगल C इधर होता तो ये नीचे से ऊपर जा रहे होते माना जाता और आप कैलकुलेट करते कॉस, ठीक है। यहाँ साइन की जगह अगर एंगल इधर, देखो एंगल इधर ए है तो आपने इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करा साइन, लेकिन अगर यहाँ एंगल C है तो आप इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे कॉस और इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर पाओगे साइन, अगर आप एंगल C को कंसिडर कर लो। ये जैसे मैंने अभी ये वाला कैलकुलेट करा है, आप इस ट्रायंगल की सारी जो चीज़ें एज इट इज़ रखना, नाम वाम, बस ये एंगल की जो पोजीशन है ना और डायरेक्शन वायरेक्शन सब वैसे ही कैलकुलेट करना, बस ये आप C मान के कर लेना और इस ट्रायंगल को थोड़ा इस तरीके से बना लेना, यहाँ पे ऐसे करके ना C लिख लेना तो आपको आसानी रहेगी। ये आप करके देखो, बड़ा मज़ा आएगा आपको, आप कहोगे अरे वाह ये तो मज़ा आ गया। अब देखो NCERT क्या कहती है नेक्स्ट, वो कहती है कि भाई एक रिमार्क है कि अरे जो सिंबल हम साइन है, tan a, कॉट a ये सब यूज़ कर रहे हैं ना, ये एब्रीविएशन है। किस चीज़ के लिए एब्रीविएशन है कि अगर हमने साइन a लिखा है तो इसका मतलब है द साइन ऑफ एंगल a, मतलब एंगल A का साइन, ओके। कह रहे साइन A इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन A, मतलब साइन इंटू A नहीं है, ये साइन A खुद में ही एक एंटिटी है। इसी तरीके से को A कॉस A जो है कोई प्रोडक्ट नहीं है कॉस और A का, ओके। बाकी सारी रेशोज़ के लिए भी ये चीज़ें लागू हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनको अलग अलग नहीं समझना है। अब वो कह रहा है कि देखो एक फिगर दिया है 8.6 में और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है। वो कह रहा है कि चलो हम एक पॉइंट P लेते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूस पे। ये देखो ये हाइपोटेन्यूस है AC का, एक्चुअल जो ट्रायंगल है आपका है वो AB और C। ABC में उसने क्या करा, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लेता हूँ। देखो आपका जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो है ABC, अब वो ABC में कह रहा है कि आपने लिया एक पॉइंट P हाइपोटेन्यूस पे, ठीक है, और
ए पॉइंट क्यू ऑन ए सी एक्सटेंडेड। देखो ये ए सी है, ए सी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट आपने इसी पे ही ले लिया, ये जा रही थी डॉटेड लाइन, इस पर क्यू मान लिया। सेम तरीके से आपने नीचे यहाँ बेस पर आपने एम मान लिया और इसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे इसे एन मान लिया, और फिर आपका एक नया परपेंडिकुलर ये तैयार हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाउ विल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन पी ए एम डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन सी ए बी और फ्रॉम दोज ऑफ ए इन क्यू ए एम। क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है अगर हम ट्रायंगल पी ए एम ले लें तो इसमें जो एंगल ए ये, ठीक है, और सी ए बी ये, और क्यू एन ए, इन तीनों में ये एंगल जो बनाया है हमने, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या डिफरेंस आएगा? कोई आएगा? कह रहा है चलो देखते हैं कि कैसे होगा। कह रहा है क्या ये जो पी ए एम है हमारा, ये ट्रायंगल पी ए एम, क्या ये सी ए बी के सिमिलर है? तो वो कह रहा है कि ए सिमिलरिटी से बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों में जो एंगल ए है वो कॉमन है। तो कह रहा है इसका यूज़ करके हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल मतलब मान लो अगर ये 2 होता तो ये 4 हो जाता, लेकिन अगर आप इनका रेशो लोगे तो 2/4, तो रेशो तो 1 ही आएगा, जिसे इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में और इस क्लास में भी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप इक्विवेलेंट रेशियोज। तो वही इक्विवेलेंट रेशियोज ने यहाँ कैलकुलेट करके दिए हैं। वो कह रहा है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी, जो कि है आपका बेस ए एम ए बी। ठीक है, फिर कह रहा है ए पी ए सी, फिर कह रहा है एम पी बी सी। नोटिस कर रहे हैं, ये सब प्रोपोर्शनल होंगे, उसका कहना है ये। ठीक है, और ऐसा ही होता है, यही हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब कह रहा है इस चीज़ से हमें क्या पता चला? इस चीज़ से हमें पता चला कि भाई एम पी ए पी किसके इक्वल आएगा? बी सी ए सी के बिल्कुल आएगा जी। आप देखो ये ऊपर इन्हें क्या लिखा है, देखो एम पी और ए पी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। जैसे ही आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो देखो क्या आया, एम पी बाय ए पी इक्वल बी सी ऊपर चला गया, तो बी सी बाय ए सी। ठीक है, अब जैसे ही आपने एम पी और ये लिखा तो आपको क्लियर आ रहा है कि भाई ये आ गया साइन ए। अब साइन ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब एंगल ये हो तो आप इस डायरेक्शन में जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका साइन कैलकुलेट होगा। तो आप नोटिस करो, क्या पी एम या एम पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ए पी साइन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसे ही ये हो गया, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं जिसमें हमारे केस में हम ए सी आ गया, तो क्या ये साइन कैलकुलेट हो रहा है? अगर हम सी बी या बी सी डिवाइडेड बाय ए सी करेंगे, बिल्कुल साइन कैलकुलेट हो रहा है। यही चीज़ हमें समझनी थी, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। कह रहा है इसी तरीके से आप और रेशियोज भी निकाल सकते हो। देखो ए एम बाय ए पी निकाल लिया उसने, मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। कह रहा है ए एम बाय ए पी, देखो हाइपोटेन्यूस की बात चल रही है। ठीक है, अब हम हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे से ऊपर, तो अब आपका कैलकुलेट हो जाएगा क्या, कॉस। ठीक है, ए बी बाय ए सी, यानी कि ए बी एंड ए सी, फिर से नीचे से ऊपर की और डायरेक्शन है, आपका कॉस कैलकुलेट हो गया। वो कह रहा है एम पी ए एम, देखो अब ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, इसे मिटा देते हैं। कह रहा है एम पी ए एम, देखो एम पी ए एम, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, टेन के लिए ऐसे, तो पी एम ए एम ये आपका कैलकुलेट हो गया 10। ठीक है, और इसी वे में अगर आप सी बी या बी सी और ए बी की लेंगे तो ये भी आपका क्या कैलकुलेट आएगा, 10 कैलकुलेट होकर आएगा। ये सब हम एंगल ए के एवरेज में बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के जो पी एम में है उनका कोई डिफरेंस नहीं है जो रेशियोज हमारे एंगल ट्रायंगल सी ए बी में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ्स हैं वो किसी भी रेशियोज में हो सकती है, लेकिन अगर उनके एंगल सेम है तो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी सेम रहेंगे। यानी कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके एंगल सेम है तो आपके रेशियोज ऑलवेज सेम आएंगे। कह रहे इसी तरीके से आपको साइन ए की वैल्यू भी चेक करनी चाहिए जो ऊपर इसी सवाल में दिया है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है इस सारे ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी करे हैं इससे पता चल गया है हमें कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं किसी भी एंगल की वो डू नॉट वेरी, मतलब चेंज नहीं होती। वेरी का मतलब होता है चेंज। डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द
ट्रायंगल इफ़ द एंगल रिमेन्स द सेम। कह रहा है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है अगर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल चेंज हो, जो भी थोड़ी देर पहले हमने जाना, अगर एंगल सेम है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। ये कह रहा है हम कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें लिखने में आसानी हो, तो हम ये साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं, बजाय किसके, ये जो यहाँ पे साइन का पूरा ब्रैकेट बना के और ये स्क्वायर लिखा है इसकी बजाय, क्योंकि ये लिखने में आसानी, बार बार ब्रैकेट लगाओगे फिर उसके ऊपर वो करोगे तो बड़ा ऑड हो जाएगा। कह रहे लेकिन अगर आपने कोसेक ए इक्वल ब्रैकेट लगा के -1 ऊपर लिख दिया तो ये सेम नहीं है, ये एक अलग चीज़ होती है जिसे आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। ये कहलाता है साइन इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली स्क्वायर लगाना है या क्यूब लगाना है ये सब चलेगा, लेकिन माइनस में कोई अगर आपने लगा दिया ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है और एंगल के लिए हम एक ग्रीक लेटर है जिसे थीटा बोलते हैं, बड़ा ही पॉपुलर है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ हमने डिफाइन कर दिए किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का है। और अगर हमें एक भी पता हो तो हम बाकी की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कह रहा है चलो करके देखते हैं कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे। लेट्स डू इट। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है मान लो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें साइन ए दे रखा है 1/3। देखो साइन के लिए मैंने क्या बोला था, अगर एंगल ये है तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, यानी कि ये वैल्यू दे दी उसने 1 और इसके बटे में लगा दिया उसने 3। ठीक है, इसे रेड कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई हमारी डायरेक्शन साइन की। अब वो कह रहा है कि देखो उसने BC/AC भी लिखा है, तो अगर हम चाहें तो इनको अगर हम नंबर देना चाहें तो जैसे इसको X कर देते, इसको Y कर देते, इसको Z कर देते, जैसे हमने ऊपर करा तो वैसे पे कैलकुलेट। लेकिन अब हमें डायरेक्शन का भी सेंस पता है और जो किताब कह रही है वो भी हम जानते हैं, तो किताब के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सेंस को ध्यान में रखना है और जैसे किताब चाहती है या जैसे एग्ज़ाम में लिखना होता है उस चीज़ को करते जाना है। पर हमारा जो सेंस है सवाल को करने में और समझने में वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो लिखने में कोई भी चीज़ कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि BC/AC जो है आपका 1/3 हुआ। भाई साइन ए की वैल्यू क्या होगी, AC और BC का रेशो। ठीक है भाई, डायरेक्शन ये दिख रही है ना, तो पहले आपको BC लिखनी है और उसके बाद उसको आपको AC की वैल्यू लिखनी है, तो आपका साइन कैलकुलेट हो गया। कह रहा है कि मान लो, एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा ना पॉइंट है वो समझो आप। जब भी हम किसी चीज़ को रेशो में लिखते हैं, ऐसे लिखा है कि BC/AC = 1 और 3, तो जो हम इसको एक्चुअल वैल्यूज़ दें, मान लो हम ऐसे नहीं कह सकते BC = 1 है, क्योंकि ये 1/3 का मतलब देखो 2/6 भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें काटोगे तो 1/3 होगा, इक्विवेलेंट रेशो वाला केस है। तो इसीलिए आप अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसे हमेशा 1, मान लो अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 × K तो K ही आएगा। ऐसे ये कह रहा है 3 की, कह रहा है आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब K की कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 से ये कट रहा था तो ये 2 कम दे, तो ये जो K की वैल्यू यहाँ पे कहलाई वो कहलाई आपकी 2, इसलिए आपने K इस तरीके से मेंशन करा है और ये इस तरीके से इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्रीज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी ही पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम हमारी एक बड़ी सिंपल सी बात कहती है। वो कहती है कि आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आपके बेस के स्क्वायर के। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूस है आपका AC। देखो इसने निकालना क्या है, हमें ये निकालना है बेस, ये हमारा है बेस। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे तो बेस स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, हाइपोटेन्यूस में से हम परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, तो AC आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो AC, और आपका BC हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये इसने फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी सी समझने वाली है वो ये है कि इसने ये 8K² डायरेक्टली इस तरीके से कैसे लिख दिया। अब देखो भाई, अगर ये नहीं करता तो ये कैसे लिखता, ये लिखता आपका AB² = 8K²। ठीक है, अब आप इसका रूट लेते हैं, तो रूट लेते तो आप कैसे लिखते हैं, AB = √K²। फिर आप इसको निकालते तो K बाहर आ जाता, अंदर आ जाता 8। 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 2 × 2। आपको पता है रूट लेने के लिए 2 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो जैसे ही आप ये करते तो K 2 बाहर आ जाता और अंदर बचता 2, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इसी के तो इक्विवेलेंट है।
ठीक है, तो उसने डायरेक्ट कर दिया। एनसीईआरटी के साथ यही है, ये थोड़ी ना कुछ चीज़ें स्टेप्स जो है ये खा जाते हैं और ये बड़े स्मार्ट तरीके से बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं कि भैया तू भी सोच ले, कुछ खाली बैठो, थोड़ा पढ़ लो, दिमाग लगा लो। तो आई होप कि ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा कि इसने कैसी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करी है ए बी की। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू थी, यहाँ पे आप देख रहे हो, कह रहा है वो प्लस और माइनस आपकी दोनों वैल्यूज़ थी, तो आपने माइनस वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? भाई ये ना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो डिस्टेंस है भैया, वो अगर आपने एक कदम चला तो वो एक कदम एक्चुअली चल लिया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस थोड़ी नहीं हो सकती, आप पीछे जाके उसे माइनस नहीं कर सकते, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल्स में कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू मिल गई है, ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2√2। तो आपके पास देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया। अब आप कोई सी भी वैल्यूज़ निकलवा लो। अब आप देख लो, अगर आपको कॉस निकालना है तो आपको डायरेक्शन कैसे रखनी होती है, नीचे से ऊपर, यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या आ गया, कॉस आ गया। कह रहा है क्या आप ऑब्टेन कर सकते हो दूसरी और जो आपकी बाकी की रेशोज़ है बिल्कुल कर सकते हैं। भैया देखो ये आपका 2√2, ये डायरेक्शन ये हुआ, अगर डायरेक्शन ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2√2, ये आ जाएगा आपका 10 क्या 10a, ठीक है। और इन सारी वैल्यूज़ को आप फ्लिप मार दोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लोगे इनका, तो आपके क्या 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 कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका कॉट क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू आ जाएगी 2√2, ठीक है। ऐसी साइन की वैल्यू थी 1/3, तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 3, कॉस की वैल्यू आई 2√2 बाय ये जैसे नीचे लिखिए, तो कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2√2। यहीं कहीं ऐसे ही डायरेक्शन बेस पे सॉल्व हो गया सीधा का सीधा। अब आगे चलते हैं। अब ये आपकी किताब एक फिर से एक रिमार्क दे रही है बड़ा अच्छा सा, क्या कह रही है कि क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है एक राइट ट्रायंगल की, तो जो वैल्यू होगी साइन ए या कॉस ए की वो हमेशा ही 1 से कम होगी और किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि मोस्टली वो 1 से ही कम आएगी। अब 1 से वैल्यू कमाने का मतलब है कि आपके डिनोमिनेटर में जो है ऊपर जो वैल्यू है उससे ज़्यादा ही वैल्यू होगी, जैसे 1/2 हो जाएगी, तभी तो वैल्यू कम आएगी। देखो भाई न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तो आपकी हमेशा वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी, बेसिक मैथ्स। अब देखो, अब वो कह रहा है कि ये आपके एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे कि भाई एग्जांपल्स के थ्रू हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एग्जांपल मैंने शॉर्ट्स में करा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप चाहो तो आप शॉर्ट्स में वही डायरेक्शन सेंस से बहुत इजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हो और कर सकते हो, क्योंकि बुक चाहती है कि भाई आप बहुत बेसिक इस्तेमाल करें और बेसिक इस्तेमाल करने के साथ ही आप ये सब कुछ सॉल्व करें। तो पहले बेसिक से ही सब सॉल्व करेंगे, माइंड में आपके डायरेक्शन सेंस रहना चाहिए ताकि आप चीज़ों को फास्ट कैलकुलेट कर सको। जैसे कि वो कह रहा है गिवन 10a = 4/3। ये मैंने शॉर्ट्स में सारे एग्जाम्पल्स जो हैं सॉल्व कराए हैं सिवाय एक एग्जाम्पल के, क्योंकि वो यहाँ पे ही डिस्कस करना है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। देखो 10 दे रखा है तो कॉट तो यही निकल गया, रेसिप्रोकल होगा इसका 3/4, क्लियर हुआ। अब देखो पहले डायरेक्शन से समझते हैं। देखो ये 10 के लिए यही तो दे रखा है उसने 4/3, ठीक है। तो कॉट निकालना था तो डायरेक्शन उल्टी कर दी, यानी कि 3/4। अगर हमें साइन निकालना हो तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, और अगर हमें कॉस निकालना हो तो हमें नीचे से ऊपर जाना है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 3 दे रखी है वैल्यू, ये के नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि ये 3 है और ये 4 है। तो देखो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, इसका रूट कर दोगे। देखो 3 × 9 = 4 × 4 = 16, 25 हो गया, 25 किसका रूट आता है 5, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज हो गया वो हो गया 5। तो अगर आपको साइन कैलकुलेट करना है तो आप इस डायरेक्शन में चले, और साइन की वैल्यू क्या आ गई, यहीं कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो साइन की वैल्यू आ गई आपकी 4/5, देख रहे हो डिनोमिनेटर जो ज़्यादा है। ऐसे ही आप अगर यहाँ से कॉस निकालोगे इस डायरेक्शन में जाके, तो कॉस की वैल्यू आ गई आपकी क्या 3/5, ठीक है। और 10 की वैल्यू आपने इसने ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आपको कॉट निकालना है तो डायरेक्शन आपने ये वाली ले ली, और जैसे ही आपने कॉट वैसे तो फ्लिप कर दिया, लेकिन अगर डायरेक्शन भी देख रहे हो तो 4/3 आ गई। देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इसी तरीके से अब आपको पता है कि जब आपको साइन से कॉसिक निकालना है तो 5/4 हो जाएगा, कॉस से 3/5 दे रखा है, सेक निकालना है तो 5/3 हो जाएगा, और कॉट और tan तो ऑलरेडी गिवन है। तो ये एक तरीका हो गया हमारा डायरेक्शन सेंस से जो ये है।
अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप ये सब नहीं करते हो तो ये डायरेक्शन पैरेक्शन को हटाते हैं हम और बेसिक चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए भाई, ये कैलकुलेशन तो होएगी, ये 5 आएगा ही आएगा, पता चल ही गया अपन को। अब वो कह रहा है चलो एक ट्रायंगल करा, जैसे हमने एंगल बी पे हमने 90 डिग्री कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कह रहा है हमें tan a की वैल्यू ये होती है, पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई भाई यही होती है। कह रहा है इस हिसाब से हमारा BC हो गया 4K और AB हो गया 3K। देखो इनने फिर पाइथागोरस निकाल ली और AC निकाल लिया 5, जो हमने वहाँ पे करा था। कह रहा है अब आप सारे के सारे जो उनकी डिफिनीशंस है देख रहे हो, जो ऊपर उसने डिफिनीशंस दी थी उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करवा रहा है, यानी कि वो याद है आपको, मेमोरी में है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो और सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो। अब वहाँ पे करते हुए आपने बस ये लाइन ही तो लिखनी है कि यूजिंग देयर डिफिनीशंस। आपको तो डायरेक्शन सेंस पता है, इतनी देर में तो आपका सवाल निकल गया। और देखो यहाँ पे कोई दिखाया है कि उसने क्या यूज़ करा है, आपको तो पता है ना कि ये साइन है, ये हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ का नाम दे दो आपने, जैसी आपको डायरेक्शन सेंस पता, बस आपने वैल्यूज़ लिखी और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, हो गया आपका सवाल। अब देखो ये कह रहा है, हाँ ये सवाल मैंने शॉर्ट में नहीं कराया है। ये कह रहा है इफ़ ट्रायंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम है, और दिया है कि अगर साइन B इक्वल हो साइन Q के। हाँ ये समझने वाली बात है। देखो उसने क्या बोला, साइन B अगर इक्वल हो साइन Q के। देखो उसने साइन B की वैल्यू लिखी है, साइन B निकालने के लिए देखो साइन B ये रहा, तो साइन के लिए हम ऐसे पैरेलल चलते हैं नीचे वाले के, तो क्या आएगा, ये जो भी मतलब एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या नाम दे देते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और इसको नाम देते हैं। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं z, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं r। मान लो इनको नाम दे दिए हमने कोई, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको नाम दिए तो हम इसको कैलकुलेट ही ऐसे करेंगे। साइन b की वैल्यू क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी x/z, क्योंकि डायरेक्शन हमारी ये कह रही है। और देखो AC की वैल्यू x ही है, देखो AC x हो गया, AB हमारा z हो गया। अब साइन क्यू कह रहा है, भाई साइन क्यू में भी कौन सा चीज़ें बदल जानी है, साइन क्यू भी ऐसी रहेगा, क्योंकि एंगल दिया तो उसने एक ही तरफ है, तो ये हो गया आपका P/r, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करी x/z और P/r, तो देखो वो नीचे क्या कर रहा है, नीचे वाला समझो, उसने क्या किया, AC/AB PR/PQ, ये दोनों उसने इक्वल दे रखे हैं। अब ये वैल्यूज़ हम उठा के नीचे लिख लेते हैं कि x/z इक्वल P/r, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ मैं, x/y/z/p/q/r, ठीक है। कह रहा है ये हो गया इक्वल। अब देखो इसने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस वाले पोर्शन को दोबारा से लिखेंगे तो हमारा AC तो ऐसे ही रहा, P यहाँ पे आ गया, Z हमारा ऊपर आ गया और R हमारा नीचे आ गया। अब कहोगे भाई ऐसे क्यों करा है, देखो ये XYZ में तो नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए बुक जो है ये आपके पार्टिकुलरली जो AC BC ये इस तरीके से लिखना इस्तेमाल करती है। अगर आप नोटिस करोगे तो बुक ने क्या किया है, AB ये जो AA मतलब जो ट्रायंगल ABC वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर की ओर लिख दी हैं फ्लिप करा के, और ये जो दूसरा हमारा है उसके नीचे लिख दी है, ठीक है। मतलब ये एक तरीका है जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है वहीं से उठाया है, इसीलिए उन्होंने ऊपर एक ट्रायंगल की वैल्यूज़ डाली है और उसके डिवाइड कराई है दूसरे ट्रायंगल्स की वैल्यू सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। ओके, अब कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम करो। देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए यहाँ पे बड़ा फ़ायदा होगा आपका XYZ कर दिख लिया। अब वो कह रहा है BC निकालना है। अब आपने जैसे BC देखा, BC दिख गया, हमें भाई Y निकालना है। अब Y निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, हमें Z² में से x² को माइनस कर देना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ऐसे QR के लिए उसने क्या बोला है, QR के लिए भाई Q इक्वल्स क्या होगा हमारा R² माइनस P², इसका रूट कर दो, ठीक है। तो बेसिक सा है, पाइथागोरस से सिंपली लगा दी। अब उसने उठा के इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को करा दिया उसने डिवाइड। अब जैसे उसने डिवाइड कराया तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई के। उसने बोला था भैया ऐसे कोई के मान लो कोई वैल्यूज़। अब जैसे ही उनने वैल्यूज़ के मानी, अब आप यहाँ पे अगर वैल्यूज़ इन सारी की जगहों के अगर आप XY अगर आप पुटअप करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ ऊपर निकल के आ रही हैं। आप इसे वैल्यूज़ पुट करके देखना, Z
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली खुद करके देखो, वीडियो पॉज करो और आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, इतना आसानी से कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ ए बी की वैल्यूज़ जो है उसने उठाई है और आप देखोगे के पी क्यू डाल दिए। देखो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, के पी क्यू। भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल क्या दे रखा है, के। तो ए बी मतलब यहाँ पे उसने मान लिया ना कि भाई के मान लो, तो ए बी बराबर आ गया क्या, के इंटू पी क्यू। ठीक है, लेकिन हमने इसी चीज़ को अभी कैसे माना है, इसी चीज़ को हमने लिखा है यहाँ पे। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, जेड है, तो ए बी तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, के इंटू, और पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी आर, ये यहाँ से हमने उठा लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी इक्वल, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखते तो आप लिखते हैं क्या, जेड, और यहाँ पे आ जाता आपका के डॉट आर, ये सब स्क्वायर्स में आते हैं। तो आप आराम से बैठ के इसे सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि सारी वैल्यूज़ तो इक्वल ही दे रखी है उसने, सब कट जाएंगी। सिमिलर ट्रायंगल से तो कट ही जानी है। और आखिरी में वो कह रहा है कि भाई आखिरी में आप ये पाओगे कि जो आप देखो ए सी और ए बी क्या थे, नोटिस करो, ए सी था आपका परपेंडिकुलर, ए बी था आपका क्या, जो यहाँ पे गिवन था ये वाला ए बी था आपका हाइपोटेन्यूस। तो अब उसने जो आखिरी में वैल्यूज़ निकाली हैं, जो रेशियोज निकाले हैं, वो निकाले हैं बेसिस के। तो देखो परपेंडिकुलर के भी आ गए, हाइपोटेन्यूस के भी आ गए, और बेसिस के भी रेशियो सेम आए हैं। यहाँ वो मेंशन कर रहा है थ्योरम 6.4। 6.4 कुछ नहीं है, एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है ये यूज़ है, जो आपने 6.4 में आप देख ही सकते हो आपने लिए। और सिमिलैरिटी ट्रायंगल ये क्या कहता है, ये क्या कहता है सिमिलैरिटी ट्रायंगल, कि भाई अगर सारी साइड्स हैं तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी रेशियोज़ में। ओके, अब देखो ये आया आपका थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, भाई ए सी बी है जो कि सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल जी बना दिया हमने। कह रहा है ये 29 है, ये 21 है, उसने गिवन है भाई, फिगर गिवन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी उन्होंने ठीठा दे दिया। कह रहा है इनकी वैल्यूज़ निकालो हमें। देखो भाई ये वैसे ट्रिपलेट्स हैं, अगर आप आगे के लिए ध्यान रखना चाहते हो तो आप ध्यान रख सकते हो कि 20, 21 और 29 जो होते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं। मतलब इनकी ये मतलब जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो कह रहा है ए सी बी है, तो इसको आप नहीं भी चाहते तो आप इसे x मान लो। ठीक है, आप इसे अगर ए सी नहीं लिखना चाहते बार बार तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो देखो पाइथागोरस लगाया उसने, तो हमें पता है कि 29 स्क्वायर माइनस, देखो हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इतना तो हमें अब आ ही गया है भाई। 29 स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस जो भी, अगर ये पूछता तो ये हो जाता, फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है, दोनों ही माइनस हो जाते। माइनस 21 स्क्वायर बराबर होगा आपका एक्स स्क्वायर के। तो इसने यहाँ पे आपको देख रहे हो एक फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पे 29, इसको यूज़ सॉल्व करने के लिए उसने यूज़ कराया आपका, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखो इसने यहाँ पे यूज़ करा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है आपको, एक्चुअल कैलकुलेशन करने से कैसे बचोगे आप। ठीक है, इसने यूज़ करा, 8 और 50 आया और आपकी वैल्यूज़ आ गई 20 यूनिट्स। ठीक है, 400 का रूट होता है 20। इसी तरीके से हमने साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब तो आपको आ गया होगा, अब तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर x की वैल्यू हमारी 20 है तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 20/29 साइन आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 21/29 कॉस आ जाएगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 20/21 आपका टैन आ जाएगा, है ना। ये तो अब आप कहीं भी सेकंडों में निकाल लोगे, अब तो कोई झंझट बचा ही नहीं है, ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना। अब वो कह रहा है कि भैया ये देखो साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई, भैया पहले इस पुट कर दो कॉस स्क्वायर। अब देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो हो ही जाना है। बस ये है कि अगर आपको स्क्वायर निकालने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको स्क्वायर, जैसे ये 21 का स्क्वायर बोल रहे हैं, इसे डुप्लेक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, इसे आप समझ लो, आपकी थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी। तो आपने इसको, इन तीनों को एक मतलब अलग अलग डिजिट्स मानना है। मतलब इस 21 लिखा है तो 21 गुणा 1 गुणा ये जो पावर का 2 है, इसे ऐसे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया, यहाँ आया 4। अब इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो 21 को, तो देखो ये लिखा हमने 21, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 दूनी 4, और ये हो गया 1। इस 4 को यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, पहली
अंक पे यहाँ लिखना है और आप इनको ऐड कर दो। देखो 1 का 1 ऐड हो गया, 0 और 4 हो गया और ये हो गया 4। देखो आपका 441 आ गया। ये आपकी कोई भी ऐसी 2 डिजिट नंबर्स पे बहुत ही ईजिली वर्क करता है। आप 20 तो खैर क्या ही करना है, 20 तो बहुत ही आसान है। 29 करके देख लो। चलो ये देखो आप 29 का स्क्वायर करा तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 2 दूनी क्या हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 9 में क्या हो गया 81 हो गया, 36 आया। यहाँ पे नहीं कुछ लिखना, आपको ऐसे करके 36 लिखना है। देखो एक यहाँ लिखा 8 से 14 का 4 ऐसे लगाइए, 4 3 7 और 1 8, देख रहे हो 841 आ गया। तो ये भी आपका एक बहुत फास्ट तरीका है जिसे आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम आते हैं 4th एग्जाम्पल पे। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सब मैंने शॉर्ट्स में कराया हुआ एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत फास्ट वे में देखने हैं जस्ट रिविजन बोर्ड में तो आप वहाँ पे ही देख सकते हो। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC है जो कि राइट एंगल है B पे, बिल्कुल गिवन है। वो कह रहा है tan A = 1। देखो tan A = 1 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये समझो। tan A = 1 का मतलब, देखो कोई भी चीज़ अगर सिंपली अगर tan A ये tan की वैल्यू अगर ये 3 भी दे देता तो इसके नीचे 1 तो होता ही है ना, हम लिखते नहीं है वो एक अलग बात है। तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि tan = 1 है, यानी कि ये भी 1 है तो ये भी 1 है। अब ये 1 है तो 1 स्क्वायर क्या आएगा भैया, ये आएगा √2, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √2। अब अगर आप देखो, हम कोई सवाल को कहीं भी आगे पीछे कैसे भी सॉल्व नहीं कर रहे। देखो अगर साइन निकालना है तो ये आ गया, साइन आ गया 1/√2। कॉस निकालना है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये कॉस भी आ गया 1/√2। तो अगर आप बहुत फास्ट करना चाहते हो तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है ये, तो ये आ गया 2 इंटू साइन की वैल्यू भी 1/√2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 आ रही है। √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आता है, 2 में ये आ गया 1। ये हो गया प्रूफ, ये तो लाना था। तो आपने देखा कि देखते ही चीज़ें करी जा सकती हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें समय व्यतीत कर लें, प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा आराम से समझें। ये वीडियो बहुत लंबा है लेकिन इसी वीडियो में आपको बहुत बेसिकली समझ में आएगा, इसे एक बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं तो बहुत लेट बता रहा हूँ, तो आप अपने पेज पे से देखें और समझें, ठीक है। बुक क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक ने बोला भाई tan A की वैल्यू है BC/AB = 1, उसने मान लिया। तो अब आप अगर समझना चाहते हो तो एक्चुअली ये एंगल जो है 45 डिग्री हो जाएगा। ये तभी ये केस क्रिएट होता है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180, आप जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, यानी कि एंगल्स दोनों इक्वल होंगे तभी तो दोनों साइड सिंगल होंगी। भाई बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। हमारे पास अगर एक एंगल हमने ऑलरेडी 90 मान लिया है तो जो बाकी 2 एंगल बचे और वो इक्वल है तो उनको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। एक 90 है तो बचा 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 45 आ गए। तो इस तरीके से हमारी देखो जब ये जो हमारी ये साइड भी एक है, ये साइड भी एक है, तो ये दोनों इक्वल हो गई। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फिर से वही कि लेट सपोज दिस इज़ K, अब उन्हें K बोला तो उसने देखो फिर ये आपका √2 निकाल दिया, जो हमने ऊपर बड़ी फास्ट तरीके से निकाल दिया था, उन्होंने K मान लिया इसको, क्योंकि 1 × K = K आएगा। इतने देखो साइन कैलकुलेट करा, इसने ये करा, वैल्यूज पुट करी जैसे हमने करी थी और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो ये हमारा आखिरी एग्जांपल है और इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज चालू होती है, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा है लेकिन आई होप कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो चलो आखिरी एग्जाम्पल को करते हैं और वीडियो करते हैं फिनिश। देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल OPQ है, राइट एंगल है P पे जी, बिल्कुल है। कह रहा है OP दे रखा है 19 जी, बिल्कुल दे रखा है। कह रहा है OP - PQ = दे रखा है 1 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं इसको x मान लूँ, 7 = x कहलाया, मतलब x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7, इसे y मान लो और इसे नहीं इसे y मान ले और हाइपोटेन्यूज को z मान के चलते, हमने ऊपर भी ऐसे ही करा था। तो वो क्या कह रहा है कि OQ - PQ, देखो OQ है z, यानी कि z - PQ है आपका y, इसकी वैल्यू ने दे रखी है 1 और x की वैल्यू है हमारे पास 7। वो कह रहा है कि साइन Q की वैल्यू निकालो और कॉस Q की वैल्यू निकालो। अब देखो अगर हमें y और z के बारे में पता चल जाए तो हमारी तो ऐसी मौज कट जानी है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे क्या, पाइथागोरस। उसका कहने का है भैया सीधा आप यूज़ करो पाइथागोरस, क्योंकि एक साइड है आपके पास और 2 साइड का डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। आपके पास भाई ऑप्शन है, आप इस z को जो है
आप इस z को ऐसे भी लिख सकते हो कि z इक्वल 1 + y या y + 1, ठीक है। और जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब आप इसकी वैल्यू उस जगह पुट कर सकते हो। देखो इसने ओ क्यू लिखा, ओ क्यू क्या है हमारा, देखो ओ क्यू है हमारा z, इसे रेड में लिख देते हैं। देखो इसने कहा z² इक्वल ओ पी, जो कि हमारा है y² प्लस एक मिनट ओ पी, जो कि हमारा है x², ओ क्यू हमारा z² और पी क्यू है हमारा y², ठीक है। अब इसने z की वैल्यू क्या करी है, देखो y + 1 या 1 + y² यहाँ पुट कर दी, ये हमारा x² रहा प्लस y² हो गया, ठीक है। अब इसने देखो इसको ओपन कर लिया x + y के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, अंदर वैल्यू रखनी है, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1² p² और 2ab, यानी कि 2 × pq की वैल्यू हमारी है y और ये × 1, तो जब 2 × 1 y × 1 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, और ये सारी की सारी वैल्यू ऐसी रही। pq से देखो ये कट गया, ओके। आप इसे जो है x और y के फॉर्मेट में सॉल्व करते चलना। बुक कैसे क्या चीज़ कहाँ रखती है, क्यों करती है, ये आपको पता है। जैसे y मैंने आपको बता दिया क्यों आया, इसकी वजह से आया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है जो उसने सॉल्व करके यहाँ पे खोला है। अब जैसे ये ओपन हुआ तो देखो ये 1 यहाँ पे आ गया, 2pq यानी कि 2y, यानी कि ये क्या है 1 + 2y है। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7², क्योंकि OP है उसने 7 दे रखा है। अब 7 7 49 हो गए, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया आपका 2y = 48, भाई 1 उधर जाके 49 में से माइनस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24, तो y इक्वल आ गया आपका 24। अब जैसे ही y इक्वल 24 आया तो z आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 25, ये आपका 7 ऑलरेडी गिवन है। आगे पास 3 चीज़ें आ गई। अब देखो आपको पता है साइन निकालना है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली, यानी कि 24/25। अरे रे रे भाई, क्यों उसने एंगल जो है ना, एंगल क्यों पूछा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो एंगल ओ में वैल्यू निकल जाएंगी, एंगल ओ में नहीं निकालनी, हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एंगल क्यू में, ठीक है। अब एंगल क्यू में वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, आपने जो ये बुक है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, ठीक है। मतलब इस तरीके से करो कि पी क्यू जो है आपको बेस की तरह दिखे। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो अब अगर आप इस दिशा में जाओगे तो आपका साइन कैलकुलेट होगा जब एंगल है आपका क्यू, तो नीचे है 7 और ऊपर है आपका 25, तो आपका, और जब आप इस दिशा में जाओगे तो आपका होएगा कॉस, क्योंकि एंगल जो है ना, वो ध्यान रखना है यहाँ पे क्यू की बात चल रही है। अगर ओ की बात चल रही होती, अगर हम एंगल ओ की बात कर रहे होते तो फिर यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होता साइन और यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होता कॉस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो जैसे ही आपको कॉस कैलकुलेट करना है तो आपको पता चल गया कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/25, क्योंकि कॉस की वैल्यू यहाँ पे 24 है और ये 25 है, और कॉस की डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में जा रही है। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं सिंपली सॉल्व हो गई हैं। अगर पूरी वीडियो में आपको कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत आई हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो या आपको कोई इश्यूज़ लगते हो, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और अगर आपको सजेशन से आपके पास कुछ हैं वो आप दे सकते हैं। देखिए एक्चुअली आई कीप वेरी बिज़ी, तो मैं इसलिए जो है बहुत ही टाइम निकाल के वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं अपने। तो जब भी मुझे लगता है कि नाउ आई शुड टीच, जो मैंने समझा अभी तक, तो मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आया भी होगा, और आप अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है और आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट और शेयर टू योर फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और जल्दी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ, कॉन्सेप्ट्स को और लंबे करूँ और वीडियोस को इतना लंबा ना करूँ, लेकिन टुकड़ों में अगर मैं वीडियोस डालता हूँ तो टुकड़ों में तो वीडियोस, फिर अगर कॉन्सेप्ट पूरा एक बारी में नहीं समझाया गया तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ऑलमोस्ट 1 आवर का हो रहा है, तो क्योंकि उसमें एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा
तो कोई सेंस नहीं है आपका, मतलब टुकड़ों में वीडियो में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब शॉर्ट्स वॉर्ट्स वो सब बनते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं या आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं तो आप उसमें वो सब कर लेते हो। लेकिन बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करता आपको थॉरोली, जहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता हो, ऐसी वीडियोस अगर आपको मिलते हैं तो आपको वही देखनी चाहिए जहाँ पे आपके टू द पॉइंट बात हो रही हो। इस वीडियो में हमने मोस्टली एनसीईआरटी कैसे चीज़ों को लिखती है, कैसे आप उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या चीज़ें छुपी हैं, क्या क्लियरली विजिबल है, वो ऐसे क्यों ओ पे क्यों लिख रही है, वो क्यों नहीं XYZ यूज़ करती, हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये हमें एनसीईआरटी और जो मुझे पता है कि आप इसी किताब से ही कैसे अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी से आप कैसे पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी अपने में ही इतनी इनफ बुक है कि आप इसे जितनी बार करोगे इतने से कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाएगा। मैं आपको सच बताऊँ, आज भी मुझे इस किताब को, वैसे तो अभी इन्होंने बहुत चैप्टर्स कम कर दिया, हमारे टाइम पे चैप्टर्स ज़्यादा हुआ करते थे और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा थे, एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा थे, मटेरियल भी ज़्यादा था, पर अब तो बहुत कम हो गया है। फिर भी मैं 2000 और 2021 वाला जो है ये PDF यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें हट गई हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ ज़्यादा, मतलब अगर आप सीख रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सीखा हुआ कभी भी कुछ भी ख़राब नहीं जाता। ये मेरा मोटो है खुद का, मैंने बहुत अपने टाइम में फॉलो करा है। तो आप सीखिए, सीख के इसको अप्लाई करिए। आई होप कि ये आपको मदद करेगा और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। ऑलवेज़ फोकस ऑन लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स आफ्टर रिवीजन या रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है देन गो फॉर लॉन्ग वीडियोस। एक दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे ही मैं फर्दर आगे जो नेक्स्ट इसका अभी 8.2 हमने करा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, फिर जो अगला टॉपिक है हमारा हम वो करेंगे। ये देखिए एक वीडियो में ये पूरे करेंगे, फिर हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ स्पेसिफिक एंगल्स के जो भी है आपके चैप्टर में आगे कि ये कैसे निकालते हैं। आई होप आपको आनंद आया होगा, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो दिस इज़ फॉर नाउ।